हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की जो बुक है लेटेस्ट एडिशन, दैट इज़ 7th एडिशन, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की, राइट। और इस पॉलिटी की सीरीज़ के अंदर हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर टोटल 7 चैप्टर्स देख चुके हैं। और हमारा जो 8th चैप्टर है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है आपकी इंडियन पॉलिटी के लिए, एंड दैट इज़ फंडामेंटल राइट, वो भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। और आज आपका लगभग लास्ट लेक्चर होगा फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं आर्टिकल 12 to 35। आज कुछ मिसलेनियस चीज़ें देखेंगे हम, जो कि आपके फंडामेंटल राइट के चैप्टर के एंड में ही दी गई हैं, विच इज़ बियॉन्ड आर्टिकल 35। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक आपका होगा प्रेजेंट पोजीशंस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टीज़, कि भाई राइट टू प्रॉपर्टीज़ है, उसकी प्रेजेंट पोजीशंस है क्या, वेदर इट इज़ अ फंडामेंटल राइट और अ लीगल राइट और अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, व्हाट इज़ इट, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी हम और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सेकेंड, आपकी कोई चीज़ हम देखेंगे तो वो होगी एक्सेप्शंस टू द फंडामेंटल राइट, क्या फंडामेंटल राइट में कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो चीज़ें देखेंगे। और थर्ड जो हमारा टॉपिक्स होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई इसके अलावा कि क्रिटिसिज्म क्या है फंडामेंटल राइट्स के। फंडामेंटल राइट के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं कि भाई ये एक्सेसिव लिमिटेशन करता है, क्लैरिटी नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ देखेंगे हम क्या क्या क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा हम देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है। कई बार पूछ सकते हैं आपसे सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये भी हम इसी लेक्चर्स के अंदर देखने वाले हैं। और कुछ राइट्स देखेंगे हम लोग, जो क्या होंगे पार्ट 4 जो है उसके आउटसाइड जो राइट्स, सॉरी पार्ट 3 के आउटसाइड, यानी कि फंडामेंटल राइट जो पार्ट है पार्ट 3, इसके आउटसाइड भी कुछ तुमको राइट्स देखने को मिलते हैं, विच आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राइट। तो उसके बारे में आज चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आज का एजेंडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के एजेंडे और आज के लेक्चर्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी। अब जैसा कि आप सभी को पता होगा, ओरिजिनली हम बात करें तो राइट टू प्रॉपर्टी था, वो कहाँ था, तो भाई फंडामेंटल राइट का भी पार्ट था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। क्लियर? पर ये क्लॉज ए नहीं है, सॉरी फॉर देट, ये होगा क्लॉज एफ। तो ओरिजिनली जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो क्या था, फंडामेंटल राइट का पार्ट था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ के अंदर। साथ ही साथ ये आर्टिकल जो है हमें आर्टिकल 31 के अंदर भी हमें राइट टू प्रॉपर्टी देखने को मिलता था। तो भाई ओरिजिनल पोजीशन ये थी कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, फंडामेंटल राइट्स था। फिर हमने देखा था ग्रेजुअली क्या होता है कि भाई राइट टू प्रॉपर्टीज़ के कारण, राइट टू प्रॉपर्टी के फंडामेंटल राइट होने के कारण कोर्ट्स के अंदर बहुत सारी पिटिशंस हमें देखने को मिलती है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, डेवलपमेंट करेगी, डेवलपमेंट करने के लिए करेगी क्या, गवर्नमेंट लैंड को कन्फिस्केट करेगी। और लैंड क्या था, फंडामेंटल राइट था, तो लोग कहाँ जाते थे, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच होते थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सी पिटिशंस हमें देखने को मिलती है। हाँ ना, ये पिटिशंस के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है हम बात करें। सबसे पहले तो क्या करता है ये राइट जो है वो एम्पावर करता है स्टेट को टू एक्वायर और रिक्विजिशन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन ऑन द 2 कंडीशन। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसके ऊपर हियरिंग करता है, और हियरिंग करके सुप्रीम कोर्ट कुछ अपने जजमेंट देता है। क्या जजमेंट देता है कि भाई पहली चीज़ है कि तुम राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना उसको कन्फिस्केट कर सकते हो, प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किया जा सकता है, बट पहली चीज़ वो होना चाहिए पब्लिक पर्पस, किसी पर्सनल पर्पस या प्राइवेट गेन के लिए नहीं होना चाहिए स्टेट के द्वारा। और इट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, है ना, कि भाई कंपनसेशन भी होना चाहिए। ये 2 चीज़ें फुलफ़िल करती होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें देखने को मिलती है हमको, है ना। सेम चीज़ों को लेके क्या करती है फिर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है, एक अमेंडमेंट करती है। क्या अमेंडमेंट देखने को मिलते हैं हमें पार्लियामेंट्स के अंदर, कुछ अमेंडमेंट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसके थ्रू क्या किया जाता है, जो ये फंडामेंटल राइट्स थे, है ना, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ के तहत और आर्टिकल 31 के तहत
जो राइट टू प्रॉपर्टी क्या थी, फंडामेंटल राइट्स थी, उसको चेंज करके कहाँ सिचुएट कर दिया जाता है, तो भाई इसको सिचुएट कर दिया जाता है आर्टिकल 300A पार्ट 12 के अंदर। ये चीज़ें भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और भी बहुत से अमेंडमेंट देखने को मिलते हैं इसी रिगार्ड्स कि भाई राइट टू प्रॉपर्टीज़ को लेके बहुत से अमेंडमेंट किए जाते हैं ऑलरेडी। ठीक है, जैसे कि हम कुछ अमेंडमेंट्स की बात करें जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 125th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, साथ ही साथ 39th, 42nd, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट माने जाते हैं राइट टू प्रॉपर्टी के लिए। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1978, जो कि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के ड्यूरेशन में देखने को मिलता है। जो करता क्या है भाई, राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना देता है, बट आउटसाइड द पार्ट 3 दैट इज़ फंडामेंटल राइट। तो आप क्या नहीं कर सको, डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सको, बट ये दो कंडीशन तो फुलफ़िल होनी चाहिए कि पब्लिक पर्पस के लिए आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको कन्फिस्केट किया होना चाहिए, साथ ही साथ में एडिक्वेट कंपनसेशन जो है देना क्या होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। बट आगे चलते हम तो क्या होता है कि हम बोल सकते हैं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी स्टिल रिमेन लीगल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर आउटसाइड आर्टिकल यानी कि पार्ट 3 ऑफ द फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है। इसीलिए आप थ्रू द मीन्स ऑफ अपील यानी कि हाई कोर्ट में जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाओगे, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अब कुछ कंडीशंस हमें देखने को मिलती है फंडामेंटल, इसी फंडामेंटल राइट्स को लेके। वो क्या बनती है कि ये जो राइट्स है इट कैन बी रेगुलेटेड, कर्टेल, एवरेज और द मॉडिफाई विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय एन ऑर्डिनरी लॉ। अब देखो, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, इसका मतलब है क्या। इसको हमने पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 के परव्यू से क्या कर दिया, बाहर कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी को। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसको अगर चेंज करना है, इसको कर्टेल करना है, एब्रोगेट करना है या मॉडिफाई करना है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल मेजॉरिटी यानी थ्रू अ ऑर्डिनरी लॉ, हम देख चुके थे ना फर्स्ट सिंपल मेजॉरिटी, जो सिंपल मोर देन 50% ऑफ परसेंट मोडी, इसके थ्रू ही क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी को मॉडिफाई किया जा सकता है। जबकि पार्ट 3 में जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको मॉडिफाई करना है तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। बट ये राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नो लॉन्गर द फंडामेंटल राइट आफ्टर 1978, तो उसको क्या है, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू भी अमेंड किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रोटेक्ट करता है प्राइवेटी, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव एक्शंस, है ना। क्योंकि लेजिस्लेटिव एक्शंस के थ्रू ही 1978 में क्या किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के पार्ट से अलग किया गया था। अब एग्जीक्यूटिव क्या करता है, आर्बिट्री एक्शंस जो है उसके थ्रू क्या करता है, अगर राइट टू प्रॉपर्टी या फिर आपकी प्रॉपर्टी लेता है तो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करेगा। पर लेजिस्लेशंस के द्वारा ही क्या हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और उसने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के आउटसाइड रख दिया। तो अब प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट मिल रही है, बाय द कोर्ट, एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट ना। लेजिस्लेचर तो अभी भी क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू इसका स्टेटस और भी चेंज कर सकते हैं। अब साथ ही साथ क्या होता है, नो गारंटीड राइट टू द कंपनसेशन इन केस ऑफ द एक्वाजिशन और द रिक्विजिशन ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। अब साथ ही साथ ये प्रॉपर्टी के अंदर एक और चीज़ है याद रखना, ये जो कंपनसेशंस की अपने बात की, एक तो पहली चीज़ पब्लिक पर्पस के लिए होना चाहिए, वो चीज़ें तो श्योर है। बट कंपनसेशन की बात करें ना, तो कंपनसेशन होना कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होना भी चाहिए 100%। ये चीज़ें श्योरिटी पार्लियामेंट नहीं देती है, क्लियर है। तो भाई कंपनसेशन भी मिलेगा, उसकी भी श्योरिटी नहीं है, बट पब्लिक पर्पस के लिए तो आपकी लैंड जो है वो कन्फिस्केट ओनली पब्लिक पर्पस के लिए ही हो सकती है, क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि भाई क्या है, नॉन फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू चेंज कर दिया गया था। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो, हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हो, पब्लिक पर्पस के लिए ही आपकी प्रॉपर्टी ली जानी चाहिए और साथ में कंपनसेशन देना ये भी कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है, क्लियर है। बट क्या ये सभी कम्युनिटी के लिए फंडामेंटल राइट्स नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी, नहीं। कुछ कम्युनिटी है जिनके लिए क्या अभी भी हम बोल सकते हैं कि ये जो है ना राइट टू प्रॉपर्टी हुई क्या है, फंडामेंटल राइट है। फॉर एग्जांपल हम करें माइनॉरिटी की बात, देख चुके हैं ना हम आर्टिकल 30 के अंदर
आर्टिकल 30 के अंदर माइनॉरिटीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, आर्टिकल 29 और 30 के अंदर, जिसमें 30 के अंदर अगर कोई भी माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर उसकी प्रॉपर्टी लेता है स्टेट, तो कंपनसेशन जो है देना, कंपनसेशन देना जो है वो क्या है, कंपल्सरीली है। तो माइनॉरिटी के लिए कंपनसेशन देना आवश्यक यानी कि कंपलसरी है। साथ ही साथ वेन द स्टेट एक्वायर द लैंड हेल्ड हो गया बाय अ पर्सन अंडर हिज पर्सनल कल्टीवेशन एंड एज द लैंड विद इन द स्टेचुटरी सीलिंग लिमिट, मतलब अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हो आप जिसका कल्टीवेशन चालू है, तो उसके लिए भी कंपनसेशन आपको देना होगा। ये बोलता है आर्टिकल 31A कि भाई माइनॉरिटी की लैंड ले रहे हो तो कंपनसेशन देना होगा, एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हो तो भी आपको कंपनसेशन देना होगा। आर्टिकल 31A जो है ना इसकी बात करता है। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविज़न है और ये प्रोविज़न कब ऐड किए गए, तो उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि फर्स्ट प्रोविज़न वो इज एडेड, यानी कि जो आर्टिकल 30 वाला है ये प्रोविज़न, तो फर्स्ट प्रोविज़न जो है ना वो एडेड हो गया बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन में 1978, वाइल द सेकंड प्रोविज़न वॉज एडेड। ये जो प्रोविज़न है 31A का कि भाई एग्रीकल्चर लैंड लेते तो आपको कंपनसेशन देना होगा, ये प्रोविज़न जो है ना आपको देखने को मिलेगा 1964 के अंदर ऐड किया गया था बाय द 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा प्रोविज़न ऐड किया गया था? आर्टिकल 31A एग्रीकल्चर वाला। और माइनॉरिटी वाला जो प्रोविज़न है ये हमको देखने को मिलता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत देखने को मिलता है, ये ऐड किया गया था। क्लियर? इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ और एक्सेप्शंस हमको देखने को मिलती है, फर्दर एक्सेप्शंस जो कि हमें देखने को मिलती है अंडर आर्टिकल, देखेंगे हम 31A, 31B और 31C हैव बीन रिटन एज एक्सेप्शंस टू द फंडामेंटल राइट्स। वो हम आगे वाले नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। मैं वापस एक बार रिकेप कर दूँ। राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नो लॉन्गर द फंडामेंटल राइट आफ्टर 1978। पब्लिक पर्पस के लिए आपकी कॉन्फिस्केट की जा सकती है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। सेकंड, थर्ड, फोर्थ थिंग कि कंपनसेशन देना भी कंपलसरी नहीं है, बट इन केस ऑफ माइनॉरिटी कंपनसेशन देना होगा। कोई भी कल्टीवेटेड लैंड है तो उसके लिए भी कल्टीवेशन देना होगा। ये प्रोविज़न कब ऐड किए गए? 1978 के अंदर ये ऐड किया गया, और ये जो प्रोविज़न है ये 1964 के अंदर ये ऐड कर दिया गया था। इसके अंडर आर्टिकल हमें देखने को मिलता है 31A, और माइनॉरिटी के लिए आर्टिकल 30 तो ओरिजिनली है ही। क्लियर है? अब हम देखते हैं कुछ राइट हो गया जो कि क्या है, एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स के। कौन कौन से राइट्स हैं? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट राइट की, जो है आर्टिकल 31A, जो बात करता है सेविंग ऑफ अ लॉ प्रोवाइडेड फॉर द एक्वाइजेशन ऑफ अ स्टेट, एक्वाइजेशंस ऑफ अ एस्टेट। इसके अंदर क्या होता है? आर्टिकल 31A क्या बात करता है? सेव करता है 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज फॉर बीइंग चैलेंज एंड द इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रोवेंशंस टू द फंडामेंटल राइट। मतलब 5 कैटेगरी के ऐसे लॉज होते हैं जिनको आप चैलेंज नहीं कर सकते, किसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर, ऑन द ग्राउंड्स दैट लॉज आर वायोलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। मतलब फंडामेंटल राइट्स के ग्राउंड्स पे आप क्या नहीं कर सकते? 5 लॉज हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किए जा चुके हैं, उनको क्या नहीं कर सकते? चैलेंज नहीं कर सकते, यानी उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है? जैसे कि वायलेशंस ऑफ अ फंडामेंटल राइट अंडर 2 आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 14, आर्टिकल 19। आर्टिकल 14 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। इन 2 ग्राउंड्स पे क्या नहीं कर सकते आप? चैलेंज नहीं कर सकते इन 5 लॉस को। तो भाई ये आर्टिकल्स ये हम बात करें आर्टिकल 31 क्या बोलता है कि भाई 2 फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल 14 और 19, उनके वायलेशन के ग्राउंड पे आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या ये 5 लॉज जो हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए उनको चैलेंज नहीं कर सकते। क्लियर? अब जनरली आप देखेंगे तो ये लॉज जो है ना वो एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड ही हैं। कौन कौन से 5 लॉज हम देखते हैं जिनको आप क्या चैलेंज नहीं कर सकते कि वो वायलेट कर रहे हैं? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। देखिए, फर्स्ट चीज़ें क्या बात करती है भाई? एक्वाइजेशन ऑफ अ स्टेट एंड रिलेटेड राइट्स बाय अ स्टेट। मतलब कोई भी प्रॉपर्टीज़ है या कोई भी क्या है लैंड है, प्रॉपर्टीज़ है, उसको अगर क्या कर रहा है
स्टेट यानी कि गवर्नमेंट जो है उसको कन्फिस्केट कर रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमारा आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 जो है ना वो वायलेट हुआ है। साथ ही साथ टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टीज़ बाय अ स्टेट, कोई भी प्रॉपर्टीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है पब्लिक पर्पज़ के लिए, उसका मैनेजमेंट अगर इस इंडस्ट्री ले लेती है तो इस ग्राउंड पे भी आप क्या नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि हमारा आर्टिकल 14 या 19 वायलेट हुआ है। अमालगमेशन ऑफ अ कॉरपोरेशंस, कोई भी कॉरपोरेशन जो कि इंपॉर्टेंट लगता है स्टेट को, गवर्नमेंट को कि भाई ये इंपॉर्टेंट है और उसका अमालगमेशंस करती है गवर्नमेंट, खुद में मिला लेती है, तो इसको भी आप आर्टिकल 14 और 19 के ग्राउंड्स पे चैलेंज नहीं कर सकते। ये हो क्या रहा है, देखो फर्स्ट के अंदर क्या, एक्वाइजेशन ऑफ अ स्टेट, किसी चीज़ को ले लेना, तो आर्टिकल 19 का वायलेशन हुआ और आर्टिकल 14 का भी हुआ। इक्वालिटी बिफोर लॉ तो रही नहीं गई, सबका नहीं ले रहा हो आप, किसी किसी की प्रॉपर्टीज़ ले रहे हो। आर्टिकल 90 का वायलेशंस कैसे हुआ कि भाई बात हो रहा है अमालगमेशन ऑफ अ कॉरपोरेशन हो गया और राइट टू बिजनेस हो गया, आर्टिकल 19 का ही पार्ट है, हम देख चुके थे 5 to 6 राइट आर्टिकल 19 के अंदर देखने को मिले, तो ये भी वायलेशन हुआ। बट इन लॉस को आप क्या नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते कि ये 14 और 19 आर्टिकल का वायलेशन करें। इसके अलावा एक्सटिंग्विशमेंट हो गया और द मॉडिफिकेशन ऑफ अ राइट और द डायरेक्शन और द डायरेक्टर्स और द शेयर होल्डर्स ऑफ द कॉरपोरेशंस, कि भाई कोई भी इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ का मैनेजमेंट होता है, उसके डायरेक्टर्स होते हैं यानी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका मॉडिफिकेशन किया जाए, उनको चेंज किया जाता है किसी भी ग्राउंड्स पे जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए है, तो इसको भी आप आर्टिकल 14 और 90 के तहत चैलेंज नहीं कर सकते। अदर देन आर्टिकल 14 और 19 चैलेंज किया जा सकता है। दूसरा एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द मॉडिफिकेशंस ऑफ अ माइनिंग लीज, इसको भी क्या नहीं कर सकते आप, आर्टिकल 14 और 90 के तहत चेंज नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल 31 ये बोलता है जो कि क्या होते हैं, सर्टेन लॉज होते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड्स दैट दे आर वायोलेटिव टू द 2 फंडामेंटल राइट्स, दैट इज़ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। क्लियर है। सेकेंड की बात करते हैं, चलिए हम, सेकेंड है हमारा आर्टिकल 31B। आर्टिकल 31B क्या चीज़ की बात करता है या फिर क्या बात करता है, आर्टिकल 31B बात करता है वैलिडेशन ऑफ अ सर्टेन एक्ट्स एंड द रेगुलेशंस। तो ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बात करता है हमारे 9th शेड्यूल की। 9 शेड्यूल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, तो भाई 9 शेड्यूल एक ऐसा प्रोविज़न है जो कि इनिशियली क्या पार्ट नहीं था किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको कब ऐड किया जाता है, तो भाई थ्रू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर 9 शेड्यूल क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, क्योंकि ओरिजिनली सिर्फ 8 शेड्यूल देखने को मिलते थे हमें। अब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया जाता है किसको, 9 शेड्यूल को, और इसको टाइम टू टाइम अमेंड भी किया गया है, जैसे कि 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके थ्रू इसको वेरियस टाइम क्या किया गया है, 9 शेड्यूल को अमेंड भी किया गया है। फर्स्ट टाइम आया 51 के अंदर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 14, 17 और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको भी अमेंडमेंट किया जा चुका है। क्लियर है। होता क्या है, इसके तहत क्या बोला गया था, भाई कोई भी लॉ बनाया जाता है स्टेट के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा, अगर इस लॉ को 9 शेड्यूल के अंदर प्लेस कर दिया जाता है तो वो लॉ क्या हो जाएगा, इम्यून हो जाएगा फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, यानी उस लॉ को आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। ऐसा था ये 9 शेड्यूल जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर ऐड किया गया था कि भाई कोई भी लॉ इस 9 शेड्यूल के अंदर गया, वो स्टेट का हो या पार्लियामेंट का हो, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू या फिर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी कि जुडिशियल से वो इम्यून हो जाएगा। ये थे प्रोविज़न 9 शेड्यूल के। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो क्या अभी भी यही स्टेटस है कि भाई 9 शेड्यूल के अंदर कोई भी लॉ प्लेस कर दिया जाता है तो वो इम्यून है जुडिशियल रिव्यू से, नहीं। इसके बाद क्या होता है, हम जानते हैं हमारा लैंडमार्क जजमेंट 1973 का देखने को मिलता है, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस देखने को मिलता है, जो किस डेट को हमें देखने को मिलता है, 24 अप्रैल को देखने को मिलता है, 24 अप्रैल 1973। तो उस समय जुडिशियल ने क्या वर्डिक्ट दी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दी कि भाई एनी लॉ जो 24 अप्रैल 1973 से बिफोर होंगे उनका तो क्या होगा कि भाई जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं होगा, बट 24 अप्रैल 1973 को जजमेंट आ चुका है, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन आ चुकी है, तो 1973 24 अप्रैल
के बाद जितने भी लॉज अगर पास किए जाएंगे या फिर 9 शेड्यूल में ऐड किए जाएंगे, सभी का क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा। वो बेसिक स्ट्रक्चर को क्या नहीं कर सकते, वायलेट नहीं कर सकते। तो जो भी लॉ, प्रेजेंट स्टेटस ये है कि जो भी लॉ 24 अप्रैल 1973 के बाद बनाया गया है और 9 शेड्यूल में ऐड किया गया है, उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। ये स्टेटस है। सेम चीज़ें केस आता है हमारा, हमें देखने को मिलता है 2007 का केस, जो कि है IR कोएल्हो केस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और भी क्लियर कर देता है कि देयर कुड नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट और भी क्लैरिफाई कर देता है कि देखिए बेसिक जुडिशियल रिव्यू जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और कोई लॉ भले 9 शेड्यूल के अंदर ही क्यों ना हो, उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। और इसकी डेट याद रखना 24 अप्रैल 1973, जो कि जजमेंट डेट है केशवानंद भारती केस की। क्लियर है। तो अभी हमें क्या देखने को मिलता है भाई, इस डेट के बाद जितने भी ऐड किए गए 9 शेड्यूल के अंदर लॉज, वो सारे जुडिशियल रिव्यू के लिए पॉसिबिलिटी है, इससे पहले के जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। स्टार्टिंग के अंदर हम देखेंगे तो 9 शेड्यूल के अंदर है ना कुल मिला के 13 एक्ट्स देखने को मिलते थे। प्रेजेंटली हमें 282 जैसे कुछ एक्ट और लॉज देखने को मिलते हैं, जो कि 9 शेड्यूल का पार्ट है। क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम बात करते हैं हम तीसरे एक्सेप्शंस की, या फिर कुछ तीसरे प्रोविज़न की, जो कि है आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C क्या बात करता है, सेविंग ऑफ अ लॉज गिवन इफेक्ट टू द सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल सच एज आर्टिकल 39, 39B और 39C। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 31C जो था, ये क्या बोलता है, इंसर्ट किया गया था सबसे पहले तो ये आर्टिकल बाय 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अंदर क्या किया गया था, इसको इंसर्ट किया गया था। ये क्या प्रोविज़न रखता है, सबसे पहला प्रोविज़न इसका है इन आर्टिकल्स को लेके कि भाई पहला प्रोविज़न क्या बोलता है कि नो लॉ दैट सिक्स टू इम्प्लीमेंट द सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 39B and 39C shall be void on the grounds of the contraventions of the fundamental right conferred by Article 19 और Article 14। मतलब DPSP के अंदर है ये आर्टिकल, कोई भी लॉ ऐसा होगा जो इनको क्या करेगा, इन्फोर्स करेगा ऑन द कॉन्ट्ररी तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14, तो उसको नल एंड वॉइड नहीं करार दिया जाएगा जुडिशियली के द्वारा। मतलब आर्टिकल 39B और 39C जो है वो क्या है, जुडिशियल इम्यूनिटी उसको प्रोवाइड की जाती है कि भाई ये जो दो आर्टिकल है उनको ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्टिकल 14 और 19 हो गया क्या है, स्ट्रक डाउन नहीं किया जा सकता, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करके उसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन नहीं करेगा। यानी कि इनको प्रायोरिटी दी गई अगेंस्ट आर्टिकल 14 एंड 19। तो प्रेजेंट स्टेटस भी ये आर्टिकल 39B और 39C जो है ना, इनको प्रायोरिटी दी गई है अब वो आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। इनिशियली आर्टिकल 31 भी था जिसको एब्रोगेट कर दिया, अभी ये इसका पार्ट नहीं है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ 39B और 39C को क्या दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है, जो कि DPSP का पार्ट है। अब वो फंडामेंटल राइट दैट इज़ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। क्लियर है। तो ये स्टेटस। इसके बाद जो लॉज हमें देखने को मिलता है, सेकेंड प्रोविज़न क्या बात करते हैं हम आर्टिकल 31C के तहत जो ऐड किए गए थे 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1970। नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन that it is for giving the effect to such a policy shall be questions in any court on the grounds that it does not give the effect to such a policy। यानी ये क्या बोलता है, वही बात करता है, जुडिशियल इम्यूनिटी की बात करता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। और ये जो प्रोविज़न था इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया ऑलरेडी। क्लियर। तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोविज़न हमें देखने को मिलता है कि जो आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C है जो बात करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी और इक्वालिटी ऑफ द रिसोर्सेज। 39B और 39C वो क्या हैं, अब वो है आर्टिकल 14 और 19। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी DPSP जो है वो कोई DPSP ऐसा जो फंडामेंटल राइट्स के अब वो देखने को मिलता है, तो भाई हाँ है, कौन कौन से, आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C, ये दो देखने को मिलते हैं। क्लियर है।
तो ये प्रेजेंट स्टेटस हमें देखने को मिलता है, जो कि आर्टिकल 31C 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 करके ऐड किया गया था। उसके अंदर ये 2 प्रोविज़न हमें देखने को मिलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्लैरिफाई करता है कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C आर अबोव आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। अबो इन द सेंस, अबो का मतलब ये नहीं होता इससे बड़े हैं। वैसे हमको डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का दोनों का क्या एक क्लियर कॉम्बिनेशंस के साथ चीज़ें लेके चलनी है, पर इस ग्राउंड पे कि इन दोनों राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इस ग्राउंड पे आर्टिकल 39B और C को क्या है स्ट्रक डाउन नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई इनको अबो रखा गया फंडामेंटल राइट्स के। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कुछ क्रिटिसिज्म की, कि भाई क्रिटिसिजम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं हमको। किसके क्रिटिसिज्म है ये? तो क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कब इसको एक एक्सेसिव लिमिटेशंस बोला गया। एक्सेसिव लिमिटेशंस इन द सेंस क्या होता है एक्सेसिव लिमिटेशंस? तो हमें पता है हर एक राइट के अंदर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसीलिए क्या बोला गया इसको कि एक्सेसिव लिमिटेशंस हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 17 एब्सोल्यूट है, इसके अलावा सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सभी के ऊपर क्या है कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया है दैट दे आर द एक्सेसिव लिमिटेशन। नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? फंडामेंटल राइट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक एंड द सोशल राइट्स, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। नो क्लैरिटी, ऐसे ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं जो क्लैरिटी की बात ही नहीं करते, वेग टर्मिनोलॉजीज दी हुई है ना। जैसे कि भाई पब्लिक ऑर्डर क्या है? डिफाइन ही नहीं किया गया है। माइनॉरिटीज़ क्या है? डिफाइन ही नहीं किया गया है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अगेन वेग टर्म, कुछ डिफाइन ही नहीं किया गया। पब्लिक इंटरेस्ट अगेन वेग टर्म। इन सब चीज़ों का क्या है गवर्नमेंट जो है स्टेट है वो मिसयूज़ कर सकता है, तो इन वेग टर्म्स को प्रॉपरली क्लैरिफाई नहीं किया गया है, इसीलिए क्या है नो क्लैरिटी देखने को मिलती है। साथ ही साथ नो परमानेंसी क्यों बोला जाता है? क्योंकि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, उनको पार्लियामेंट जो है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कर सकती है? स्ट्रक डाउन कर सकती है। ऑफकोर्स बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन है ऑलरेडी कि वायलेटिव नहीं होना चाहिए कोई भी अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन को, बट उसके अलावा तो चीज़ें चेंज की जा सकती है ना। इसीलिए क्या है इन जो फंडामेंटल राइट है इनको परमानेंट नहीं बोला गया है, सैक्रोसेंट और इम्यूनेबल नहीं बोला गया। इसके अलावा सस्पेंशन ड्यूरिंग द इमरजेंसीज, यानी हम जानते हैं कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी क्या होता है सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड होता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ये कंटिन्यू रहते हैं फिर भी। तो क्या होता है इमरजेंसी में सस्पेंशन हो रहा है, ये भी एक इसका क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। इसके अलावा एक्सपेंसिव रेमेडीज़ हो गया, मतलब अगर आपको अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा या हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है उसके अंदर आपको अपील करनी होगी, उसके लिए लॉयर हायर करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, वहाँ तक जाना है, आना है, केस को अपने कंटिन्यू लड़ना है। तो ये चीज़ें बहुत ही एक्सपेंसिव देखने को मिलती हैं हमको। आम आदमी कोई भी बिलो पॉवर्टी लाइन या पुअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड का है तो उसके लिए ये चीज़ें क्या है बहुत ही एक्सपेंसिव है ना, एक टाइप की एक्सपेंसिव रेमेडी मानी जाती है, इसीलिए ये भी इसका क्रिटिसिज्म है। दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशंस। व्हाट अबाउट द प्रिवेंटिव डिटेंशन? आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन स्टेट ने हो सकता है ना अपने क्या सेल्फ मोटिव के लिए किया, तो वो चीज़ के बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। नो कंसिस्टेंट फिलोसॉफी, इसका मतलब क्या है कि भाई इसकी फ़िलोसॉफी भी कंसिस्टेंट नहीं है। इसके अंदर जो डीपीएसपी के अंदर फंडामेंटल राइट की बात करें हम, फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ वेग टर्म्स है जो कि कोर्ट जो है उनको भी एटलीस्ट कई बार क्या होता है कन्फ्यूज़न होती है, क्लैरिटी नहीं होती, तो कॉमन सिटीजन्स की तो क्या ही बात करें। क्लियर है? तो ये हमें कुछ देखने को मिलते हैं। क्रिटिसिज्म हो गया टू द फंडामेंटल राइट। क्लियर है? इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की हमारी बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। हालांकि बहुत से क्रिटिसिज्म दिए गए हैं फिर भी सिग्निफिकेंस जो है फंडामेंटल राइट का कम नहीं होता है। क्या क्या सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है हमको? जैसे कि इसको हम बेड रॉक कंसिडर करते हैं, बेड रॉक ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं फंडामेंटल राइट, बेड रॉक ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री। प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर द मटेरियल एंड द मॉरल प्रोटेक्शन ऑफ अ मैन। सर्व करते हैं एज अ फॉर्माइडेबल बुलवर्क ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी, क्योंकि राइट्स क्या हैं लगभग सारे राइट्स क्या हैं इंडिविजुअल्स के लिए ही है, कुछ माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस के भी लिए है, पर मोस्टली क्या है ये इंडिविजुअलिस्टिक है। तो इंडिविजुअल्स की लिबर्टी को क्या करते हैं प्रमोट करते हैं। फैसिलिटेट करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रूल ऑफ लॉ, नॉट अ रूल ऑफ मैन। रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट क्या है लिखे गए हैं चीज़ें, तो रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करते हैं। इसके बाद प्रोटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी एंड द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। स्ट्रेंथन करते हैं सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ चेक्स करते हैं द एब्सोल्यूटनेस ऑफ अ गवर्नमेंट हो गया,
है ना, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट ही करते हैं, एब्सोल्यूटनेस को कम ही करते हैं। ऑल्सो लेट डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ सोशल इक्वालिटी एंड द सोशल जस्टिस का फाउंडेशन स्टोन भी रखते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ देखने को मिलते हैं हमें, सिग्निफिकेंस हो गया ऑफ द फंडामेंटल राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है जैसे कि कुछ राइट्स है जो क्या है, जो पार्ट 3 देखने को मिलता है उसके आउटसाइड देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से राइट्स है, जैसे कि हम बात करें आर्टिकल 265 है ना, जो कि देखने को मिलता है हमको पार्ट 12 के अंदर, जो बात करता है नो टैक्स शैल बी लीविड और द कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटीज़ ऑफ अ लॉ। यानी टैक्स आपको भरना है तो उसके लिए प्रॉपर लॉ होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, टैक्स पे करने के लिए आपको बोला जाएगा। बिना लॉ के कोई भी टैक्स आप पे नहीं करोगे। ये आर्टिकल 265 पार्ट 12 के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देख चुके हैं आर्टिकल 300 है, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया है ना, जो कि फंडामेंटल राइट्स से रिमूव कर दिया गया, हमने रिसेंटली देखा। इसके अलावा कुछ और राइट्स देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 301 है ना, पार्ट 13 के अंदर देखने को मिलता है ये आर्टिकल 301। ये क्या बोलता है, ट्रेड कॉमर्स और इंटर कोर्स हो गया थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करता है। तो ये भी आपका एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देखने को मिलता है, जो कि क्या है, आउटसाइड फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा हमें आर्टिकल देखने को मिलते हैं 326 से पार्ट 15 के अंदर देखने को मिलते हैं। इनके अंदर क्या बात की गई है कि भाई इलेक्शन हो गया टू द लोकसभा हो गया एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गया, वो होगी किसके थ्रू होगी, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी कि जो भी 18 ईयर्स एज के अबो हैं, सिटीज़न ऑफ इंडिया है, तो उन सभी को क्या अलाउ है स्टेट लेजिस्लेचर और लोकसभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये आर्टिकल 326 बोलता है। क्लियर है? तो ये कुछ सर्टेन राइट्स हमें देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 326 हो गया, 301 हो गया, 265 हो गया, 300 हो गया, जो कि क्या है, फंडामेंटल राइट के आउटसाइड राइट्स देखने को मिलते हैं, बट नेवरदलेस दीज आर ऑल्सो द राइट्स हो गया, और आई वुड से द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्लियर? तो ये कुछ हमें राइट्स देखने को मिलते हैं जो कि आउटसाइड होते हैं फंडामेंटल राइट। क्लियर है? तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर क्या देखा हमने देखा कुछ राइट्स देखे जो कि क्या है, आउटसाइड द फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। हमने क्रिटिसिज्म देखे फंडामेंटल राइट्स के क्या क्या है, कुछ एक्सेप्शंस देखे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 31A, B और C के तहत। हमने देखा आर्टिकल 39B और C कैसे आर्टिकल 14 और 19 के अबो देखने को मिलता है। फिर हमने सबसे पहले देखा था प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और इसी के साथ हमारा फंडामेंटल राइट चैप्टर एंड होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा DPSP, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी इंडियन पॉलिटी का। राइट? तो आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।